जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने, मेरा भारत तो भारत है, जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जय हिंद सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी प्रिय साथियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, ये दिवस इसीलिए बनाया जाता है कि हम जो व्यक्ति जो लौट कर घर ना आए, आपने सुना होगा है ना, तो उन्हीं को याद करने के लिए कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, तो उनके लिए बनाया जाता है। तो सभी साथियों को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक आसान सा सिंपल सा टॉपिक लेके आया हूँ, और बिल्कुल आसान है, सिंपल है, और इसको अपने समझ लेंगे, छोटा सा ही है। आइए जानते हैं टॉपिक। तो राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर आज जो हम टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं वो भाषा एवं बोलियां। मान के चलना यहाँ से SI पटवारी और राजस्थान पुलिस, यहाँ तक RS तक, PT तक कह सकते हैं, प्री तक, वहाँ तक परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो आते ही आते हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसको एक अच्छी तरीके से हम याद कर लेंगे। छोटा सा वीडियो में कंटेस्ट करवा दूंगा मैं आपको, बस थोड़ा सा साथ बने रहिएगा और साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। तो आइए हम बढ़ते हैं भाषा एवं बोलियां। भाषा बोलियां दोनों पढ़ लेंगे, साथ ही इन दोनों को अच्छा समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सामान्य परिचय, यानी इसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंदर वो पढ़ेंगे शैलियाँ, यानी जो भाषा है उसकी कितनी शैलियाँ हैं। और उसके बाद जो तीसरा हम पॉइंट पढ़ेंगे वो आएंगे प्रमुख भाषा व बोलियाँ, जो राजस्थान में कहाँ कहाँ किस तरह से बोली जाती है। तो 3 पॉइंटों के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। आइए पढ़ते हैं, आरंभ करते हैं इस टॉपिक को। देखो, एक साहित्यकार, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मोतीलाल मेनारिया जी। मोतीलाल जो मेनारिया जी थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि ये जो राजस्थानी भाषा इसकी उत्पत्ति कैसी हुई थी। तो इन्होंने कहा कोई एक ऐसी भाषा थी जिसका नाम था भारोपीय भाषा। उस भाषा से एक भाषा निकली जिसका नाम था वैदिक संस्कृति। मैं आपको एक बात बताऊं साथियों, आप एक बात याद रखना, वो अपनों प्यारों सो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अपना हिंदुस्तान है। इधर से एक जाति आती है मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से, और यहाँ एक दर्रा है खैबर दर्रा, यहाँ से प्रवेश करती है। इस जाति का नाम था आर्य। आर्य भारत में आने वाली पहली विदेशी जाति मानी जाती है। तो बिल्कुल सिंपल याद रखना कि ये जो भाषा लेकर आए थे, संस्कृति, ये कौन लेकर आए थे, किन की देन है? आर्यों की देन। तो याद रखना कि आर्य जो भाषा लेकर आए थे वो लेकर आए थे वैदिक संस्कृति, जिसे हम वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं। इस वैदिक संस्कृति को भी 2 भागों में बांटा है, नंबर 1 पाली और नंबर 2 संस्कृत। क्या गुरुजी पाली और संस्कृति के अंदर थोड़ा सा अंतर हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। जैसे अपने दूध का उदाहरण ले लेते हैं, हम बोलते हैं दूध, तो दूध जो है वो पाली भाषा में तो ऐसे लिखा जाता है, जबकि संस्कृत भाषा में दूध को ऐसे लिखते हैं दुग्ध। क्या कैसे लिखते हैं? दूध है एक ही वस्तु, है एक ही, लेकिन पाली भाषा में इसे दूध बोला जाएगा, जबकि संस्कृत में दुग्ध। इतना अंतर हो जाता है भाषाओं का। आइए आगे अध्ययन करें कि पाली जो भाषा है इसको 3 भागों में बांटा गया है, शौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत। इन दोनों से मतलब नहीं है, आप आओ शौरसेनी प्राकृत की ओर। शौरसेनी जो प्राकृत है, शौरसेनी प्राकृत में दो अपभ्रंश निकले, जिसमें एक पढ़ते हैं गुर्जरी अपभ्रंश और दूसरा शौरसेनी अपभ्रंश। अब पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई वो किस अपभ्रंश से हुई। तो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो किस अपभ्रंश से हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से।
तो राजस्थानी और गुजराती भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो गुजरी अपभ्रंश से हुई है, जबकि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो शोर सैनी उपभ्रंश से मानी जाती है। अब देखो प्रश्न क्या आता है एग्जाम में, कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा इसको अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा किस प्राकृत से निकली है, तो वो आपको 4 ऑप्शन देगा, शोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और यहाँ तक नाम देता है गुर्जरी प्राकृत। बस यही हिंट पकड़, समझदार यही हिंट पकड़ेगा कि गुर्जरी प्राकृत नहीं था, अपभ्रंश था। तो याद करोगे शोरसेनी प्राकृत, किस पे टिक करेंगे, शोरसेनी प्राकृत। तो याद रखना शोरसेनी प्राकृत से राजस्थानी भाषा निकली है। अगर वो शोरसेनी प्राकृत ना देता वो सीधा दे देता है गुर्जरी अपभ्रंश, और उसी ऑप्शन में शोरसेनी प्राकृत में डाल देता है, फिर क्या करेंगे गुरुजी, फिर ज्यादा जो बेटर रहेगा वो गुर्जरी अपभ्रंश। तो वो पूछ लेगा अलग से, पहली बात तो ऐसा देगा नहीं, वो पूछ लेगा अलग से प्राकृत होगा या अपभ्रंश होगा। तो गुर्जरी अपभ्रंश, इस गुर्जरी अपभ्रंश का जो टाइम पीरियड है यानी विकास जो हुआ था वो 11वीं से 13वीं सदी के अंदर इस भाषा का विकास होता है। जो राजस्थानी भाषा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, प्राचीन राजस्थानी भाषा, मध्यकाल प्राचीन भाषा, मध्यकाल राजस्थानी भाषा, आधुनिक राजस्थानी भाषा। प्राचीन भाषा का शासन जो विकास है, जो भाषा का विकास है वो 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा का हुआ था 16वीं से 18वीं शताब्दी। और राजस्थानी की जो आधुनिक स्वरूप देखने को मिला वो 18वीं शताब्दी से अब तक जो चल रहा है, अनंत तक यानी अब तक चल रहा है। तो ये वर्तमान राजस्थानी भाषा का स्वरूप है। अब देखिए ये जो राजस्थानी भाषा है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख दिया था वो दिया था मिस्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। मिस्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कब दिया, 1907-8 में अपनी पुस्तक में। इसकी पुस्तक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख दिया। गुरुजी अगर वो पूछ ले कि राजस्थानी भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो राजस्थानी भाषा का जो पहला ग्रंथ है वो है भारतेश्वर बाहुबली घोर, जिसके लेखक थे बज्जर सेन सूरी। तो ये बात याद रखोगे। इसके बाद आप याद रखना एलपी टेसिटोरी। देखो एलपी टेसिटोरी ने भाषा का जब विकास हो रहा था, जैसे उत्पत्ति हुई, ये जो है ना विकास और उत्पत्ति है, तो इस भाषा के विकास और उत्पत्ति के ऊपर प्रकाश डाला। किसने डाला, एलपी टेसिटोरी ने। एलपी टेसिटोरी इंपॉर्टेंट है भाषा के हिसाब से, तो आपको सुनने को मिल जाएगा आगे भी नाम इसका। देखो दिवस क्या रहे, तो भाषा से संबंधित 2 दिवस महत्वपूर्ण है। एक हिंदी भाषा दिवस पूछ लिया जाता है और एक राजस्थानी भाषा दिवस। तो देखो हिंदी भाषा जो दिवस है वो 14 सितंबर को बनाया जाता है, जबकि राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो बनाया जाता है 21 फरवरी को। अब आपने सुना होगा बहुत बार और एग्जाम में प्रश्न भी देखने को मिलता है कि उद्योतन सूरी किसके दरबार में थे। तो उद्योतन सूरी एक दरबारी कवि थे जो किसके दरबार में थे, वत्सराज के दरबार में थे। और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कुवल्यमाला। ये लमसम बात है, ये प्रतिहार वंश का राजा है। प्रतिहार शासक जो पढ़ते हैं ना, बिल्कुल गुजरात प्रदेश में राज किया था वह प्रतिहार शासक। तो प्रतिहारों का राजा वत्सराज जिसका दरबारी कवि था उद्योतन सूरी, और उद्योतन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कुवल्यमाला ग्रंथ। कुवल्यमाला ग्रंथ में अब एक बेसिक सी बात याद रखनी है कि ये 18वीं सदी में लिखा गया, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा 8, और 8 से हम इसे बढ़ाएंगे 18। तो याद रखोगे इस कुवल्यमाला ग्रंथ में, इसी के पास लिख लेना नीचे, कुवल्यमाला ग्रंथ में 18 भाषाओं का प्रयोग किया था उद्योतन सूरी ने। यानी उस समय 18 भाषाओं का प्रयोग करना बहुत बड़ी बात थी। जैसे आज अपनी बात करें तो अपना ने हद मार के कितनी भाषा है, कितने गए सी, एक बोल लिया, बागड़ी बोल लिया, हिंदी बोल लेते हैं, थोड़ी बहुत हवाबाजी इंग्लिश में भी कर देते हैं। लेकिन कुवल्यमाला ग्रंथ में इन्होंने 18 भाषाओं का प्रयोग किया, उस समय बहुत मानी जाती थी। ठीक है, अब बात करें संविधान की। तो देखो भारतीय जो संविधान है इसको 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट कर लिया गया था, इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। आपको पता होगा संविधान सभा का गठन में हम पढ़ते हैं। लेकिन संविधान जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 में किया गया। क्यों किया गया, अनेक कारण आते हैं। बताया जाता है कि जब पहली बार इन्होंने तिरंगा जो फहराया था
वो 26 जनवरी को लहराया था, इसलिए इसने कहा 26 नवंबर को तो एडॉप्ट कर लिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब लागू जो वो 26 जनवरी को कर देंगे, 26 जनवरी को लागू कर देंगे। क्यों? ताकि हम एक बार और तिरंगा फहरा सके और उसी दिन से संविधान को लागू कर सके। तो संविधान जो लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को जब ये संविधान लागू होता है, इस संविधान जब लागू हुआ उस समय जो भाषाएं बोली जाती थी वो कुल ही भारत में 14 भाषाओं का ज्ञान था, क्योंकि इतना विकास नहीं हुआ था। 14 भाषाएं बोली जाती थी मूल रूप से, लेकिन जैसे जैसे आगे हम विकास करते रहे, यहाँ तक 2002-2003 तक आए, तो भारत में कुल 22 भाषाओं का अध्ययन हो गया, यानी 22 भाषाएं बोले जाने लगी। तो पूछ लिया जाता है कितनी भाषाओं का विकास हुआ संविधान के बाद, तो संविधान के बाद जो कितनी भाषाओं का विकास हुआ, वर्तमान में 22 भाषाएं बोली जाती है, थोड़ा याद रखना। 1950 में संविधान लागू हुआ, पहले 14 भाषा बोली जाती थी, अब वर्तमान में कितनी बोली जाती है? 22 भाषाएं। कितनी ऐड हुई हैं? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 8 भाषाओं को क्या है साथियों? ऐड किया गया है। अब ये जो 8 भाषाएं, इसको जोड़ा गया है, अनेक संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यह उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची के अंदर अंतर्गत मिलता है। यानी भाषा का जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में है? तो संविधान में जो 12 अनुसूची है उसमें से 8वीं अनुसूची के अंदर उल्लेख मिलता है भाषा का। अंतिम जो भाषा बोले जाने वाली है वो है डोगरी। देखो ये बिल्कुल सिंपल है। पहली जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी, फिर नमक जोड़ा गया था। नमक एक ट्रिक है, नमक है ना, तो ये याद हो जाता है। नागालैंड, मणिपुर और कोनरी, तो ये भाषा जोड़ी गई थी। अंत में मैथिली, संथालो, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं बाद में। तो ये हम बात कर लेते हैं पॉलिटी के अंदर। एक बार आप इतना लोड मत लेना दिमाग पे ज़्यादा। आपको क्या करना है, केवल संविधान लागू हो उस समय 14 भाषाएं बोली जाती थी, वर्तमान में 22 भाषाएं बोली जाती है। बस एक बात लिख लो, अंतिम जो भाषा बोले जाने वाली है उसका नाम है डोगरी। अंतिम यानी 22वीं भाषा कौन सी है? डोगरी। राजस्थानी भाषा के उपनाम बहुत मिलते हैं सुनने को, और ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। जैसे पिछले आरपीएससी ने हमारे ये प्रश्न पूछा था कि मरु भाषा, तो राजस्थानी भाषा का ये उपनाम मरु भाषा है। इसे मरुभूमि भी कहते हैं, मारुभूमि भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लगभग 60.11% पर मरुस्थल फैला है। यानी कुल क्षेत्रफल का 60.11% क्षेत्रफल पर क्या फैला हुआ है? मरुस्थल। मरुवाणी भी कहते हैं, मरुदेशीय भाषा भी कहा जाता है। देखो मरु भाषा एक नाम और सुनने को मिलेगा जब हम जैन धर्म की ओर जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो जैन धर्म के अंदर जैन जो ग्रंथ लिखा करते थे उन्हें बोला करते थे मरु भाषा। तो जैन कवि द्वारा जो ग्रंथ लिखे जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मरु भाषा। अब बात शुरू करेंगे मुड़िया अक्षर। मुड़िया अक्षर क्या होते हैं? वह महाजनी अक्षर जिन्हें तोड़ मरोड़ कर लिखा जाए वो कहलाते हैं मुड़िया अक्षर। वह महाजनी अक्षर जिसे तोड़ मोड़ कर लिखा जाए महाजनी अक्षर कहलाते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मुड़िया अक्षर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? तो वह प्रिय साथियों याद रखोगे आप, टोडरमल ने किया था। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये टोडरमल जो था वो अकबर के दरबार में था, और अकबर के दरबार में नवरत्न थे, ये नवरत्नों में भी शामिल था। राजस्थानी भाषा वक्ताओं के दर पे, यानी बोलने की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के अंदर इसका स्थान रहता है 7वां। यानी जो राजस्थानी भाषा, ये भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में 7वां स्थान रखती है, जबकि दुनिया में, संसार में, विश्व में यह कौन सा स्थान रखती है? 16वां स्थान। इसके आगे देखिए, राजस्थान में कुल 73 बोलियां बोली जाती हैं। हम अभी पढ़ेंगे उसमें, तो आप याद कर लेंगे लगभग, जो एग्जाम की दृष्टि से जितनी भी इंपॉर्टेंट है सारी पढ़ लेंगे। देखो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो अब देखो आप एक बात याद रखना, मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ से बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी। वो अपनों प्यारों सो राजस्थान है, तो राजस्थान के ये वाला जो क्षेत्र है ये है मारवाड़ का, ये है जयपुर का, इसे ढूंढाड़ कहते हैं, ये है मेवाड़ का। देखो कैसे भी प्रश्न आ जाए, यानी ये जो क्षेत्र है ये मारवाड़ का क्षेत्रफल देखो कितना ज़्यादा है,
बिल्कुल है गुरुजी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। अब देखो एक प्रश्न बन जाता है कि जो मारवाड़ी नस्लें भी आती हैं, जैसे बकरी की नस्ल हो गई है, और इसके अलावा अपने देखा जाए अनेक प्रकार की नस्लें आती हैं मारवाड़ी। तो पूछ लिया जाता है कि क्षेत्र जनसंख्या दृष्टि से सर्वाधिक पाले जाने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है? तो आप एक बात याद रखना, कोई भी आ जाए, चाहे घोड़ी, अरे बकरी वगैरह जो भी आ जाए, पूछ लेगी सर्वाधिक नस्ल पालने जाने वाली कौन सी है, तो वो है मारवाड़ी। कोई भी आ जाए जानवरों में जो मारवाड़ी नस्ल है वो सर्वाधिक है। अगर बात करें जनसंख्या से, तो जनसंख्या दृष्टि से सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो क्षेत्रफल दृष्टि से मारवाड़ी। जनसंख्या दृष्टि से सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषा ढूंढाड़ी है। और दादू दयाल का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर। तो जो दादू दयाल थे, उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे? ढूंढाड़ी भाषा में लिखे थे। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ये आप याद रखोगे। फिर राजस्थानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ देखो, हमने वहां बात की थी, तो उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर, जिसके लेखक थे ब्रजसेन सूरी। अब देखो हम बात करेंगे लिपि की। तो लिपि दो देखने को मिलती है, हर भाषा की लिपि होती है। तो लिपि दो देखेंगे हम यहाँ। तो इसमें एक तो राजस्थानी भाषा की, एक हिंदी भाषा की। राजस्थानी भाषा की जो लिपि मानी जाती है वो है महाजनी, जबकि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। एक बात आप याद रखना, अगर पूछ ले पंजाबी भाषा की लिपि तो गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, इसके साथ साथ संस्कृति भाषा की लिपि। देखो संस्कृति भाषा का जो विकास होता है वो ब्राह्मी लिपि के अंदर होता है, जबकि संस्कृति भाषा की वर्तमान में लिपि कौन सी है? देवनागरी। और याद रखना, भारत में सर्वाधिक जो साहित्य लिखे गए हैं वह भी संस्कृति भाषा में लिखे गए हैं। अब आइए, ये थी इसकी जितनी भी हमने पढ़ी पृष्ठभूमि। तो बिल्कुल सिंपल, हम उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया समझ में आई होगी। फिर भी नहीं तो एक बार बेक और कर लेना, सुन लेना, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब आइए शैलियाँ। तो बताया जाता है कि भाषा की दो शैलियाँ देखने को मिलती है, जिसमें एक पढ़ते हैं डिंगल और एक पढ़ते हैं पिंगल। आप याद कैसे रखना, देखिए जैसे ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान को दो ऐसे भागों में बांट लो, ये दिशा पश्चिम है, ये दिशा कौन सी है? पूरब। तो पूरब पिंगल। तो पूरब दिशा में जो भाषा बोली जाती है वो पिंगल बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? डिंगल। डिंगल भाषा पश्चिमी में है, तो पश्चिमी क्षेत्रफल के दृष्टि से अधिक कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा। तो मारवाड़ी भाषा का इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? मिश्रण देखने को मिलता है। कौन सी भाषा का? मारवाड़ी भाषा का। जबकि पिंगल भाषा में किसका मिश्रण देखने को मिलता है? ब्रज भाषा का। अब ब्रज भाषा क्या है वो हम चर्चा कर लेंगे। फिर आइए, इसके अंदर इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस अपभ्रंश से हुई है? तो डिंगल भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, जबकि पिंगल की उत्पत्ति हुई है शोरसेनी अपभ्रंश से। अब बात करें ये लिखी कैसे जाती है? तो यह भाषा व गीत के रूप में लिखी जाती है, जबकि पिंगल जो है वो छंद व पदों के रूप में लिखी जाती है। आइए इधर, डिंगल भाषा लिखने का कार्य होता है चारणों का, यानी पश्चिमी राजस्थान में डिंगल भाषा लिखने का कार्य किसका होता है? चारणों का। जबकि पिंगल भाषा लिखने के कारण किन के द्वारा लिखी जाती है? भाटों के द्वारा लिखी जाती है। इसके अलावा हम बात करें पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था, आपने सभी ने पढ़ा होगा, बेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका। बेली कृष्ण रुक्मणी री वचनिका। इस ग्रंथ को हमारे कवि हैं एक जोधपुर के, जिनका नाम है दुर्साड़ा। देखो जो इससे प्रश्न आ जाता है दुर्साड़ा से क्या आता है वो चर्चा कर लेंगे, एक बार सुनो। वेली कृष्ण रुक्मणी की वचनिका को दुर्साड़ा ने, हमारे वेद 4 है, पुराण 18 है, इसको कहता है कि यह 5वां वेद है व 19वां पुराण है। तो किसको बताता है? वेली कृष्ण रुक्मणी की वचनिका को। कौन? दुर्साड़ा। अब गुरुजी दुर्साड़ा कौन थे? यह अकबर के दरबारी कवि थे। इनका जो जन्म है वो तो हुआ था जालौर में, जालौर में जन्मे थे। जबकि यह कवि कहाँ के बने थे? जोधपुर के। जोधपुर में इन्होंने अच्छी प्रख्याति हासिल की थी। दुर्साड़ा ने 2 ग्रंथ लिखे थे, विरुद्ध छतरी और कीर्तार भामिनी।
विरुद्ध क्षत्रिय और करतार बामनी, 2 ग्रंथ लिखे थे। विरुद्ध क्षत्रिय के अंदर इन्होंने लिखा है चंद्रसेन व प्रताप के बारे में, इसके बारे में लिखा है। जबकि करतार बामनी के अंदर ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक रहती है, तो आप याद रखना ये करतार बामनी, इसमें आर्थिक व सामाजिक उपस्थितियों का वर्णन मिलता है, सामाजिक व आस्थितियों का। और बताते हैं कि दुर्साड़ा ने अकबर के दरबारी कवि थे, लेकिन इस ग्रंथ के अंदर अकबर की निंदा भी करते हैं, ये बात भी आप याद रख लेना। तो और इसी के अंदर एक कवि और मिल जाएंगे, जैसे डिंगल भाषा के अपने बिट्टू सुजा ने ग्रंथ लिखा था राव जेत सिरोचंद, या जेत सिंह के दरबार में थे, तो बहुत सुनने को मिलता होगा। अब देखिए इधर, अब पिंगल भाषा, पहले डिंगल पे एक बात और याद रखिएगा कि एलपी टेसीटोरी ने इस पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का क्या कहा, हेरोस का। तो एलपी टेसीटोरी ने, लिख लो, एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस का। तो ये बात महत्वपूर्ण याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़िए, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट जो वो इसके पुत्र करते हैं, कंप्लीट इसके पुत्र ने किया था, पूरा इसके पुत्र ने किया था, जिसका नाम था जलहन। आपने वो स्टोरी सुने, चंद्र दे चाल्यो जलहन हनी पृथ्वीरासो राज, ये सब मतलब स्टोरी आती है, वो सुनी होगी आप, नहीं सुनी तो सुन लेना। तो बिल्कुल सिंपल सी थी, ये हमने इसकी जानी शैलियाँ। अब छोटा सा मिड पॉइंट और रह जाता है कि गुरुजी क्या कि अब हम देख लेंगे इसकी बोलियाँ कौन कौन सी है जो राजस्थान में क्षेत्र में प्रसिद्ध बोली जाती हैं। वहाँ से मान के चलना, इतने मैटर से अगर प्रश्न नहीं उठाया तो एग्जामिनर वहाँ अपना पूरा झुकाव रखेगा। तो आइए उसको भी हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। इसके बाद हम क्षेत्र प्रसिद्ध भाषा एवं बोलियां देख लेंगे। तो ये आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा अच्छी तरह से, नहीं लिया तो बैक करके फिर से ले लो, और थोड़ा सा शेयर वेयर कर दिया करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो, कहना ना पड़े, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी और ऑथेंटिक जितना मेरे से होगा आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा मैं। बस आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, बिल्कुल सफलता ज़रूर मिलेगी आप। अब देखिए हम भाषा एवं बोलियां को जान लेते हैं। वो प्यारो सो सुनो सो आपनो राजस्थान है। ठीक है, जैसे बन गया ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि जो भाषाएं हैं वो किस तरह से कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो मैंने बताया अभी राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी बोलियां हैं। तो देखो मैं अगर इस तरह शॉर्ट में लिखूँ, आपको समझ में आ रहा है ना, हनुमानगढ़ है ना, बिल्कुल गुरुजी। तो हनुमानगढ़ और इधर एक जिला, पहले अपने मैं ना यहाँ ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, उधर बात ग्रीन से कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। यहाँ जिला है गंगानगर और इधर है हनुमानगढ़। इन दोनों जिलों में जो भाषा बोली जाती है, और इस भाषा का जो नाम है वो है पंजाबी। कौन सी भाषा है? पंजाबी। तो याद रखोगे पंजाबी भाषा गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ये पूछ ली जाती है पंजाबी भाषा किन क्षेत्रों में, गंगानगर हनुमानगढ़ में। बात करें इधर बीकानेर की, तो बीकानेर में जो भाषा बोली जाती है वो बीकानेरी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? बीकानेरी। कौन सी भाषा बोली जाती है? बीकानेरी। अभी ये जो मारवाड़ या जोधपुर वाला जो क्षेत्र है
यहाँ पर जो भाषा बोली जाएगी वो कौन सी बोली जाएगी? मारवाड़ी। कौन सी भाषा बोली जाएगी? मारवाड़ी। मैं थोड़ा सा इस तरह से सीक्वेंस के साथ चलूँगा, थोड़ा सा आपको भी पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी, दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए यहाँ बाड़मेर, पहले मैं जिले लिख लेता हूँ। बाड़मेर की देखनी है, और बाड़मेर के बाद अपने यहाँ देख लेंगे सिरोही की, ठीक है, और उसके बाद देख लेंगे उदयपुर की। एक बार 3 की देखो। बाड़मेर में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है डाटी। क्या नाम है? डाटी। डाटी। और सिरोही के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है देवड़ा वाटी। तो पूछ लिया जाएगा अगर आपसे कि देवड़ा वाटी जो भाषा है वो कहाँ से बोली जाती है, तो वो सिरोही में बोली जाती है। उदयपुर में देखो, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाएगी वो भाषा कौन सी होगी? मेवाड़ी भाषा। और एक बात याद रखना इससे, महाराणा जो कुंभा थे, महाराणा कुंभा, उनके जो ग्रंथ थे वो किस भाषा में थे? वो मेवाड़ी भाषा के अंदर ग्रंथ थे। और यहाँ 2 जिले हैं, एक का नाम है डूंगरपुर और एक का नाम है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दोनों में जो भाषा बोली जाती है वो उसे कह सकते हैं भीली भाषा, यानी भीली भाषा, या कह सकते हैं बागड़ी भाषा। भीली और जो बागड़ी भाषा बोली जाती है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और एक बात और याद रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा बागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। बागड़ किसे कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो याद रखना बागड़ू, बागड़ी। अब फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर इधर एक जिला है चूरू, बिल्कुल गुरुजी नाम सुना हुआ है। तो चूरू और बीकानेर की जो मध्य भाषा बोली जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। कौन सी भाषा? थली। कौन सी भाषा बोली जाती है? थली। और चूरू, इसके बाद है झुंझुनू और इसके बाद है सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर में जो भाषाएं बोली जाती हैं, इन तीनों क्षेत्र में एक प्रसिद्ध भाषा है और आप सभी जानते हो उस भाषा को, जिसका नाम है शेखावाटी भाषा। सॉरी, शेखावाटी बोली। तो शेखावाटी बोली चित्तौड़गढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर के अंदर बोली जाती है। और शेखावाटी के अंदर ये 3 ही जिले शामिल किए जाते हैं। देखो, एक तो होता है शेखावाटी। अब आपको एक नाम और सुनने को मिल जाएगा, तोरावाटी। तोरावाटी। तोरावाटी जो भाषा है उसमें एक जिला और ऐड कर दोगे आप, जयपुर। तो जयपुर और सीकर और झुंझुनू, इनसे जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है? तोरावाटी। तोरावाटी किन जिलों में बोली जाती है? जयपुर, सीकर, झुंझुनू के अंदर बोली जाती है। अगर गुरुजी उसने स्पेशल जयपुर का पूछ लिया, क्योंकि जयपुर राजधानी है, पूछ ले सकता है, तो जयपुर से स्पेशल पूछ लिया, तो जयपुर में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है ढूंढाड़ी। बार बार मैंने बताया ढूंढाड़ी। और संत दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो भी किस भाषा के अंदर आपको देखने को मिलेगी? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर देखने को मिलेगी। अब आइए इधर, इधर है अलवर और भरतपुर। अलवर, भरतपुर, और नीचे है करौली, और यहाँ पर इधर है धौलपुर। है राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, बिल्कुल है। और याद रखोगे यहाँ पर ये ऐसी रियासत थी जो एकीकरण के विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर करती है। तो गुरुजी सबसे प्रथम किसने किए थे? सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी बीकानेर, क्योंकि सबसे अंत में किसने किए थे? धौलपुर ने। ये बात भी याद रखना। अब देखो, मेन बात अपने मुद्दे पे आते हैं। अलवर, भरतपुर मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसका नाम है मेवात क्षेत्र। तो मेवात से याद रखेंगे मेवाती। अब अगर आपसे पूछ लेगा मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है, मेवाती, तो अलवर और भरतपुर में। जबकि प्रश्न पूछ लेता है कि भरतपुर व धौलपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखो, भरतपुर, धौलपुर में ये जो क्षेत्र था, तो यहाँ पर जाट राजवंश ने राज किया था, और जिस क्षेत्र पर जाट राजवंश ने राज किया उसे कहा करते थे व्रज प्रदेश। तो इस यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा? ब्रज। क्योंकि राजपूत जाट जहाँ रहा करते थे उसे बोला जाता था ब्रज प्रदेश। इसीलिए करौली, करौली के अंदर जो भाषा देखने को मिलेगी उसका नाम है जिगरोती। जिगरोती जो भाषा है वो कहाँ देखने को मिलेगी?
करौली में। और यहाँ सभी जानते हो हाड़ौती क्षेत्र में जो भाषा है वो देखने को भी कैसे मिलेगी, हाड़ौती भाषा। अब आप थोड़ा सा देखो, एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या कि अगर वो आपको प्रश्न दे दे कि इधर मालवा का पठार विकसित है, बिल्कुल है, और आपको पता हो तो मालवा का जो पठार है वो राजस्थान के अंदर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी देखने को मिलता है, बिल्कुल गुरुजी मिलता है। तो हाड़ौती क्षेत्र में 7 जिले शामिल किए गए हैं, हाड़ौती के अंदर केवल 4, लेकिन जब वो भौतिक प्रदेश में आ जाएगी तब 7 जिले की बात आ जाएगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, यानी कोजा बाबू वहाँ पर एक ट्री को याद कर लेंगे, हाड़ौती क्षेत्र का 4 जिला। अब यहाँ पर एक जिला है कोटा और यहाँ एक जिला है झालावाड़। कोटा व झालावाड़ के अंदर जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम है मालवी। क्या नाम है भाई? मालवी। और मालवी की 2 उपबोलियां हैं, निमाड़ी तो मालवी की आपको ये जो है वो 2 उपबोलियां भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप पढ़ लोगे निमाड़ी और रागड़ी। क्या हो चल रहा है ऐसे? तो निमाड़ी और रागड़ी। देखो मालवी की 2 उपबोलियां निमाड़ी व रागड़ी। अब ये कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, ये थोड़ा सा नोट लगा लेना। मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मालवा का जो प्रवेश द्वार है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। पूछ ले मालवा किस किस जिले में विकसित है, एक बार पूछा गया था। तो झालावाड़, मालवा का पठार जो है वो झालावाड़ प्लस प्रतापगढ़ के अंदर अधिक मात्रा में देखने को आपको मिल जाएगा। और प्रतापगढ़ में दुनिया का सबसे सस्ता बांध है जिसका नाम है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी है 81 मीटर ऊपर। तो ऐसी बातें सुनने को मिल जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम नज़दीक है, थोड़ा सा फायदा हो जाए, है ना। अब देखिए इधर इतनी भाषाएं हम समझ पाए। अब थोड़ी सी भाषा और बता दी उधर है। 8 एक जिलो है सवाई माधोपुर, इधर है टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर एक मिश्रण है इन दोनों जिलों का। इन दोनों जिलों में एक भाषा बोली जाती है इधर। इस भाषा का नाम है नागरसोल। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। सवाई माधोपुर और टोंक के में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है? नागरसोल। जबकि केवल टोंक में पूछ ले कौन सी बोली जाती है, तो टोंक में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है माल खेराड़ी, और माल खेराड़ी जी की भाषा है और टोंक में बोली जाए। तो गुरुजी में एक नाम और सुनिए, खेराड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? बिल्कुल सुना है और बिल्कुल है भी। खेराड़ी जो भाषा है वह टोंक, उसके बाद आप याद रखोगे बूंदी के बाद याद रखोगे भीलवाड़ा। तो टोंक, बूंदी और भीलवाड़ा तीनों ही जिलों में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है खेराड़ी। इसका नाम है माल खेराड़ी। अब पिछली बार एक सही एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि राठ भाषा कहाँ बोली जाती है? राठ, या उसने दिया था कि राठ क्षेत्र कौन सा है। देखो अहिर बाटी जो भाषा है उसे ही कहा जाता है राठ। और अहिर ए को पकड़ो, अलवर जिले के अंदर प्रसिद्ध जो भाषा है उसका नाम है अहिर बाटी। तो प्रिय साथियों, मैं उम्मीद करूँगा आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो जितना ये है इसको एक बार कॉपी पे उतार लेना, जहाँ तक मेरा मानना है बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, सिंपल सा है। तो उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया होगा ये सेशन। फर्स्ट बार चैनल पे जो देख रहे हो वो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वही मेरे मोबाइल नंबर है। आप कह रहे थे कई कि सर कुछ डाउट होते हैं वो, तो वहाँ व्हाट्सएप पे आप मेरे को कर सकते हो मैसेज वगैरह। प्लस टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ आपको मैं PDF वगैरह प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।